आप हरियाणा की रोडवेज की बस में बैठ जाओ, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचोगे तो 10 किस्से लेके उतरोगे। हाँ, क्योंकि वहाँ हादसे तो स्वभाव में है। वो भीड़ में एक का पाँव पड़ गया दूसरे पे, और पाँव काट दिया, पाँव काट दिया। बोले भाई भीड़ में पाँव ही कटेगा, प्लॉट तो कटने से रहा। तो ये बसों में बहुत किस्से हैं, खुद हमारे साथ भी होते हैं। एक बार कई महीने पहले ही घटना है, मैं दिल्ली में रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी होगी मैं ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूँ मैं। तो ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ हो? तो एक मोटरसाइकिल आई घूम घाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज़्यादा हरी नहीं होगी हो। तो ये ऑब्जर्व करने का मामला है साहब। बिल्कुल साफ सड़क पे जाएंगे तो आपको हादसे जो है भरपूर मिलेगा, बस वो ध्यान देने की बात है। और व्यंग तो बात को थोड़ा सा घुमा के कहने का तरीका है। अब जैसे एक बाप ने अपने बेटे से कहा, बोले तू हर वक्त खिलता रहता है, बड़ा होके क्या बनेगा? बोले मैं बड़ा होके बनूंगा डॉक्टर। अरे बोले डॉक्टर के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, अंग्रेजी पढ़नी पड़ती है। बोले मैंने तैयारी कर रखी है। बोले क्या तैयारी कर रखी है? आई एम सॉरी, हम उसे नहीं बचा पाए। तो अगला अंतिम तैयारी तक करके बैठा है भाई। तो ये पूरे प्रोफेशन पे ही काम हो जाता है। तो व्यंग कहाँ घुमा के बात कह देता है, वो पूरी अलग ही मामला है। नहीं होता। अरुण जी, जब ये हुआ कि कवि बनने के बारे में, प्रोफेशनली इस करियर को परस्यू करने के बारे में सोचा कि अब मंचों पर ही अपन पढ़ेंगे और यही हमारा पेशा है, तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था? मतलब आपके यहाँ तो चूंकि पारिवारिक माहौल था, पिताजी भी कविता करते थे, पर ऐसा मतलब मैं पत्नी का या बच्चों का रिएक्शन उसको लेकर के कैसा था उस? सर ऐसा है कि 1 साल तक कोशिश की नौकरी की, वो मिली नहीं, तो फिर ये तय कर लिया कि अब नहीं करनी। लेकिन समस्या आई शादी के लिए। सच में बहुत समस्या आई। वो लड़की वाले आते थे, लड़का क्या करता है? बोले कवि है। नहीं वो तो ठीक है, पर करता क्या है? पलट के कोई आता नहीं था, सच में नहीं आता था पलट के। तो फिर मैंने कोई बिजनेस का वो किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ये सब तमाम ऑफिस मेरे 5 लाख रुपए खर्च हुए हैं सर शादी करवाने के लिए। वो दिखा के शादी करी कि हाँ जी ये है काम, लड़के का बिजनेस है। और जैसी शादी हुई, नमस्ते, अपने को आता ही नहीं बिजनेस। तो हमने उसी दिन नमस्ते कर ली। बस ये उसके बाद का रिएक्शन तो बताइए। उसके बाद का ही बता रहा हूँ सर, ये तो हो गई। अच्छा, पत्नी को तो अभी थोड़ी देर में समझ में आ गया कि भाई ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं। सासू माँ बड़ी परेशान। वो बोले क्या कहूँ कि आप क्या करते हो? मैंने कहा कह दो कवि है। अच्छा, बेचारी कहीं कहती भी होगी कि वो कवि हैं, तो सामने वाला तो ऐसे देखता होगा जैसे लड़की कुएं में गिर दी। तो कुछ दिन तक तो वो बताती रही बिजनेस है। फिर जब धीरे धीरे कुछ चेहरा परिचित हो गया, तब वो बताना उनको लगा कि कवि है। वरना कई साल तक तो वो ये भी नहीं बता पाए कि दामाद कवि है। तो बड़ी समस्या थी। पत्नी इसलिए थी कि पत्नी को तो लिफाफा मिलना था, उसे तो हर तीसरे दिन लिफाफा मिल रहा है, वो तो खुश है, उसे क्या दिक्कत थी। लेकिन दिक्कत समाज में मेरी सासू जी को हो रही थी बस। अच्छा। अरुण जी, एक सवाल इसमें यह है कि हास्य कविता या कोई भी मतलब कविता लिखना, ये साधना की चीज़ है आपको लगता है, या ये एक नेचुरल हास्य होता है? या अगर आप प्रयास करें और इसको पॉलिश करते रहें तो आप बेहतर हास्य कह सकते हैं, लिख सकते हैं? देखिए सुधार हो सकता है, लेकिन होता तो नेचुरल ही है, स्वभाव की। आप बैठ के नहीं लिख सकते कि आज मैं लिख के उठूंगा कविता, और वो भी हास्य की, वो तो और मुश्किल काम है। तो वो तो आदमी आता है जब ही काम हो पाता है। हाँ, बाद में उसमें थोड़ा सा नोक पलक ठीक करने वाला मामला अलग है, लेकिन होता वो स्वाभाविक नेचुरल ही है। हास्य तो नेचुरल ही है। हास्य अस्वाभाविक होगा तो फिर वो हास्य कहाँ रह गया? छेनी हथौड़ी लेकर के नहीं, छेनी हथौड़ी लेके उसको ठीक करा सकता है थोड़ा सा, बस थोड़ा सा उसको सजाया जा सकता है। कविता सबसे मौलिक विधा है। बिल्कुल। आप देखिए जितनी विधाएं हैं, जितनी भी कलाएं हैं, वो सब सिखाई जा सकती हैं। आप नृत्य सीख सकते हैं, गाना सीख सकते हैं, क्लासिकल संगीत सीख सकते हैं, सब कुछ सीख सकते हैं, अभिनय सीख सकते हैं, पत्रकारिता सीख सकते हैं। कविता का कोई स्कूल है? कविता सिखाने वाला कोई विद्यालय, कोई विश्वविद्यालय, कोई इंस्टीट्यूट
आपको आज तक मिला हो तो मुझे बताइए कि जी हम कवि हम भी वहाँ एडमिशन लेने फिर शायद हो सकता है एक आध कविता लिख लें। हाँ, तभी कहते हैं कि जो कवि है वो ईश्वर ही बनाता है, आपके भीतर ऐसा हृदय दे देता है, ऐसी संवेदना दे देता है, करुणा दे देता है। बस एक आपकी तरफ से उसमें जो जुड़ता है वो आपका अध्ययन जुड़ता है, आपकी समझ जुड़ती है, वो तो आपकी थोड़ी संगत जुड़ती है, और आपका शब्दों का संयोजन। अगर आपका भाषा ज्ञान नहीं है तो आप कितने भी अच्छे हों, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो शब्द तो रचने पड़ेंगे ना, जोड़ने तो पड़ेंगे। और हाथ से बेसिकली करुणा से ही निकलता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक पक्ष उस करुणा का ही पक्ष है, करुणा हाथ की से। कोख से ही निकलता अब है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं अभी कोरोना काल गया, वो बहुत कारुणिक काल था जी। उसमें से मैंने कोशिश की एक हाथ से ही कविता निकाली मैंने जी। मैं सुनाता हूँ। हाँ, कोरोना काल में स्थिति ऐसी थी ना कि निक्कर और बनियान में टाइम कट रहा था, लॉकडाउन चल रहा था, बाहर कहीं जा नहीं सकते। मतलब कपड़े अलमारी में रखे हुए कपड़े सोच रहे थे मालिक है भी या निमट लिया। तो मैंने कोरोना काल के बाद जब पहला आमंत्रण मिला, ओहो, उसकी एक दृश्य कविता लिखी, क्योंकि 3 साल बाद कोई कार्यक्रम कर रहे थे। कोरोना काल के बाद कवि सम्मेलन का पहला आमंत्रण मिला तो रोम रोम खुशी से खिला। मन हो रहा था बेकाबू, महीनों बाद एक चुटकी कवि सम्मेलन मिलने की कीमत तुम क्या जानो कुलदीप बाबू। तालियां सुने, माइक देखे, जमाना बीत गया, ना कहीं गए ना आए, इसलिए पेमेंट पर भी कोई नखरे नहीं दिखाए। स्थिति ये थी जी, मैंने फ्लाइट की टिकट का प्रिंट निकलवाया और 3 दिन तक तो मैं उसी में लेटा रहा। उस एहसास को भी तो जीना था। तुरंत फ्लाइट की टिकट बुक करवाई, कई दिन तक तो नींद नहीं आई। फिर वो दिन भी आ गया जब यात्रा पर निकलना था, कवि मित्रों से मिलना था। महीनों से कमरे के कोने में उपेक्षित पड़े सूटकेस को जैसे ही उठाया, ओहो, तो मुझसे भी ज्यादा प्रसन्न नजर आया। भूल गया सारी शर्मो हया, उंगली के एक छुअन से ही खुल गया। आहा, अब कपड़े रखने की बारी, तो खोल ली अलमारी। शर्ट और पैंट दोनों अकड़ी अकड़ी थी, माथे की छोड़ो पूरे बदन पर त्योरियां पड़ी थी। वाह जी वाह। पानी के छींटे और गर्म स्थिति से उनका बल निकाला और बड़े प्यार से सूटकेस में डाला। अब तो सूटकेस खुशी से फूला नहीं समा रहा था। एयरपोर्ट पर भी मुझसे आगे आगे जा रहा था। अच्छा, काउंटर वाले ने पूछा लगेज, मैंने कहा हैंड बैग है। सुनते ही सूटकेस बौखला गया। मैं उसे अपने साथ रखना चाहता था, वो ये भी भूल गया। खुशी के साथ साथ गुस्से में फूल गया। फूला हुआ सूटकेस देखकर काउंटर वाला बोला, प्लेन छोटा है, ये सामान लगेज में ही जाएगा, गंतव्य पर आपको मिल जाएगा। सूटकेस मेरी तरफ देख के सोच रहा था अब आएगा मजा। महीनों से कमरे के कोने में पड़ा पड़ा इसी ठलवे को तो झाड़ू पोछा लगाते देख रहा था। अब अपने दिन भी खिलेंगे, अंदर पुराने यार सूटकेस मिलेंगे, आहा, उनसे बतियाऊंगा, हसीन अटैचियों से नैन लड़ाऊंगा। काउंटर के पीछे तरह तरह के सूटकेसों का था हुजूम। कुछ धाकड़ थे, कुछ मासूम। कई सूटकेसों की आंखों से तो आंसू बरस रहे थे। कोरोना ने उनके मालिकों को लील लिया था, अब वो उन हाथों के स्पर्श को तरस रहे थे। वाह जी वाह। खैर, उनको अपने हाल पर छोड़ मैं विमान की तरफ बढ़ा। अब गंतव्य पे पहुंचने के बाद का दृश्य, लगेज बेल्ट पर मेरा सूटकेस बिल्कुल नहीं शर्मा रहा था। सबसे अंत में एक कमसिन सी अटैची का हाथ पकड़े ठुमकता हुआ चला आ रहा था। पास खड़े साथी कवि ने कहा, इनको देख के मन कर रहा है, इनको देख के मन कर रहा है मेरी जिंदगी में भी कुछ उबाल आ जाए और काश मैं भी सूटकेस हो जाऊं। वाह। खैर, धुकड़ धुकड़ अब भी कायम थी। कारण यह कि निमंत्रण तो आता था, फिर फोन आया था जी 50 लोगों से ज़्यादा की अनुमति नहीं मिली। तो ये डर था कि बाहर आते आयोजक कहे नमस्ते आप आ तो गए, कृपया अगली फ्लाइट से वापस जाएं। बाहर आते ही आयोजकों ने मालाओं से स्वागत किया। तभी एक ने पूछ लिया, महीनों बाद कवि सम्मेलन करना कैसा लग रहा है? मैंने कहा, इस पर आह करूं या वाह, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी नेत्रहीन का विवाह। एक नेत्रहीन की सगाई हो गई, जयमाला हो गई, फेरे हो गए, तो पंडित ने दी बधाई, तो नेत्रहीन बोला काहे की बधाई, मुझे क्या पता तुमसे लोग क्या ड्रामा रच रहे हो। विवाह संपन्न हुआ मैं कैसे जानूंगा, जब तक दुल्हन बाहों में ना आ जाए विवाह संपन्न हुआ मैं ना मानूंगा। वाह। आखिरकार वो क्षण भी आ गया जब सजा हुआ मंच था, माइक था, श्रोता थे। माइक मानो कह रहा था,
आज तो तू समूचा खिल गया है और माइक को बाहों में भरा तो यकीन आया प्रोग्राम सचमुच मिल गया है। बहुत प्रोग्राम सचमुच